हेलो, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल GSEG में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मुग़ल वंश की। तो मुग़ल वंश से संबंधित बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की। बाबर जो था वो बादशाह की उपाधि कब धारण किया था? तो सही आंसर है 1507 में। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? 1507 में। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो 1507 में। देखिए, बाबर जो भारत आया था तो सबसे पहला युद्ध लड़ा था पानीपत का। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की थी भारत में। तो मुग़ल वंश की स्थापना कब हुआ? 1526 ईस्वी में भारत में मुग़ल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुग़ल वंश की नींव किसने रखी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मुग़ल वंश की नींव किसने रखी? तो सही उत्तर होगा बाबर। भारत में मुग़ल वंश की जो नींव है वो बाबर के द्वारा रखा गया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसको हरा के बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि मुग़ल किसके वंश से संबंधित थे? तो तुर्की के चुगताई वंश। किस वंश के? तुर्की के चुगताई वंश से संबंधित है। मुग़ल किसके वंश से संबंधित थे? तुर्की के चुगताई वंश से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? बाबर की जो आत्मकथा है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो जानते हैं तुजुके बाबरी, और इसको हम लोग बाबरनामा भी कहते हैं। तुजुके बाबरी या फिर बाबरनामा। जो बाबर की आत्मकथा है वो तुजुके बाबरी है या फिर बाबरनामा है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? खानवा, देखिए बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया था। बाबर के द्वारा कितने युद्ध? 4 युद्ध। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। जो पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। दूसरा युद्ध खानवा का था जो 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। फिर तीसरा युद्ध चंदेरी का बाबर और मेदिनी राय, और चौथा युद्ध घाघरा का बाबर और अफगान शासक जो था महमूद लोदी उसके बीच लड़ा गया था। तो यहाँ क्वेश्चन है खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर जीता था इस युद्ध में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाबर के अलावे, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाबर के अलावे कौन से मुग़ल शासक के मकबरे भारत से बाहर बने हैं? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बाबर के अलावे कौन से मुग़ल शासक के मकबरे भारत से बाहर बने हैं? तो जहांगीर और बहादुर शाह जफ़र। जहांगीर और बहादुर शाह जफ़र के मकबरे जो हैं वो भारत के बाहर बने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुग़ल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? ठीक है, मतलब मुग़ल वंश की स्थापना करने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो फरगना का शासक था। कहाँ का शासक था? वो फरगना का शासक था। जब भारत में बाबर ने मुग़ल वंश की नींव 1526 में रखी थी, उस समय उससे पहले जो था वो बाबर फरगना का शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाबर भारत का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? किससे विरुद्ध किया था? तो यूसुफ जई जातियों के विरुद्ध में 1519 में बाबर ने पहला आक्रमण किया था। यूसुफ जाइयों के विरुद्ध, यूसुफ जाई एक जाति है, उसके विरुद्ध बाबर ने
पहला आक्रमण किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखवाई है। बाबर जो था, जो बाबर की आत्मकथा है तुजुक-ए बाबरी या इसी को बाबरनामा कहते हैं, वो किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा या उसी को तुजुक-ए बाबरी कहते हैं, वो किस भाषा में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है तुर्की में, सॉरी हाँ ये क्या बाबर की भाषा आत्मकथा अरबी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि बाबर का पूरा नाम क्या है? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो पहले ही हम बता चुके हैं कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और इसी के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा वो बाबर के क्या थे? ये तोपची थे। क्या थे? तोपची थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बाबर की मृत्यु की बात करते हैं। तो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि बाबर और मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? या बाबर और मेदिनी राय के बीच जो युद्ध हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। तो बाबर जो 4 युद्ध लड़ा था, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, इस सब युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी कब लड़ी गई थी? तो आंसर होगा 1526 में। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी वो कब लड़ी गई थी? 1526 में लड़ी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया था? किस युद्ध में बाबर ने किसका इस्तेमाल किया था? तोपखाने का। तो इसका सही आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसका प्रयोग किया था? तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसका प्रयोग किया था? तोपखाने का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि कुतुब निगार खानम किसकी माता थी? कुतुब निगार खानम किसकी माता थी? कुतुब निगार खानम किसकी माता थी? तो ये बाबर की माता थी। किसकी माता थी? बाबर की माता का नाम था कुतुब निगार खानम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और बाबर की माता का नाम कुतुब निगार खानम। बाबर की माता का नाम कुतुब निगार खानम और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम है कलंदर। उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? कलंदर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कलंदर के नाम से। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है कि बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? जो बाबर के द्वारा किया गया था पहला आक्रमण वो कब हुआ था? तो ये 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वही बाबर के द्वारा किया गया पहला आक्रमण था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है 24 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था।
बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? जो बाबर के वंश थे उसकी राजधानी कहाँ थी? तो समरकंद। हम पता है कि बाबर का जो वंश था, बाबर जो था वो तैमूर लंग से 5वां वंशज था और चंगेज खां का 14वां वंशज था। चंगेज खां का 14वां और तैमूर लंग का 5वां वंशज बाबर था। चलिए अगला युद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? जो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था वो चौथा युद्ध था, बाबर के द्वारा लड़ा गया 1529 में। और इसमें किसे पराजित किया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी का भाई जो था महमूद लोदी, उसको पराजित किया था बाबर ने। इब्राहिम लोदी का जो भाई था उसका नाम था महमूद लोदी, ये भी अफगानिस्तान का था। इसे पराजित किया था बाबर ने घाघरा के युद्ध में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव डाली? तो ये मुगल वंश की नींव डाली। किस वंश की? मुगल वंश की। इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर ने किस वंश की नींव डाली? तो वो मुगल वंश की। तो बाबर ने युद्ध की कौन सी नीति अपनाई थी? बाबर ने युद्ध की कौन सी नीति अपनाई थी? तो तुलुगमा। कौन सी नीति? तुलुगमा नीति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने काबुल पर कब्जा कब किया? बाबर ने काबुल पर कब्जा कब किया? तो 1504 में। बाबर ने काबुल को कब जीता था? तो वो 1504 में। तो बाबर के लिए बस यहीं तक। ठीक है, इसके आगे हम लोग हुमायूं देखते हैं। ठीक है, तो हुमायूं की अब बात करेंगे हम लोग। तो बाबर यहीं तक था। ठीक है, चलिए हुमायूं से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। कितने साल की उम्र में जो है हुमायूं कहाँ बैठा? राजगद्दी पर बैठा। तो ये 23 साल की उम्र में हुमायूं 23 साल की उम्र में मुगल वंश की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चौसा का जो युद्ध हुआ था वो 1539 में लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं बुरी तरह से परास्त हो गया था शेरशाह सूरी से। ठीक है, तो चौसा का युद्ध जो हुआ था वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध की बात करें या इसी को हम लोग बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, बिलग्राम का युद्ध। तो ये 1540 में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध या इसी को कन्नौज का युद्ध, इसी को हम लोग बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, जो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। तो बाद में हुमायूं ने भारत के बाहर कहाँ शरण ली? देखिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है कि बाद में हुमायूं ने भारत के बाहर कहाँ शरण ली? तो ईरान में। कहाँ शरण ली? ईरान में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध को हारने के बाद हुमायूं भारत के बाहर चला गया? तो कन्नौज का युद्ध। कौन सा युद्ध? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध जो है या इसी को बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, जो 1540 में लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। इसी युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से हार के और जो मुगल वंश था उसको छोड़ के भाग गया था वो। ठीक है, किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया? हाजी बेगम ना। किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था? तो हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया? दिल्ली में बनवाया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध का क्रम क्या है? हुमायूं द्वारा जो लड़ा गया 4 युद्ध था उसका क्रम क्या है? तो पहले दौरहिया, चौसा, बिलग्राम और लास्ट में युद्ध लड़ा था सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध अंतिम युद्ध था जो हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। हुमायूं का पूरा नाम क्या है? अगला क्वेश्चन है हुमायूं का पूरा नाम क्या है? तो
इसका सही उत्तर है नसरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या है? नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली के नज़दीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की? दिल्ली के नज़दीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा दीन पनाह नगर। कौन सा नगर? दीन पनाह नगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसकी मदद से हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की? ठीक है, किसकी मदद से हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की? तो उत्तर है ईरान के शाह और बैरम खां। 1555 में हुमायूं दोबारा दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा ना। 1555 में हुमायूं, तो हुमायूं का शासनकाल की बात करें तो पहली बार 1530 से 1540, फिर 1555 और से 1556 तक इसका शासनकाल है। ठीक है, चलिए अगले बात करें तो अगला क्वेश्चन है चौसा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो हुमायूं। चौसा का युद्ध जो है वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी और शेरशाह सूरी इसमें विजय हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं की जो मृत्यु है वो कैसे हुई? हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो 1556 में दिल्ली के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई थी ना। 1556 में दिल्ली के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? ठीक है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो बदख्शां का। कहाँ का? बदख्शां का सूबेदार था। ठीक है, अपने निर्वासन काल के शुरू में हुमायूं ने कहाँ शरण ली थी? जब हुमायूं 1540 में कन्नौज के युद्ध में हारने के बाद जब वो यहाँ से चला गया, भारत को छोड़ के चला गया, तो सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान में वो राजा बीरसाल के महल में उन्होंने शरण ली थी। ठीक है, राणा बीरसाल के महल में उन्होंने शरण ली थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर है कि हुमायूंनामा की सौतेली बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। तो हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने की। किसने की? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की जो रचना है वो किसने की? गुलबदन बेगम ने की थी। चलिए अगला जो हम लोग बात करेंगे, अब अकबर से संबंधित क्वेश्चन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अकबर से संबंधित प्रश्न की अब बात करेंगे। हम लोगों ने बाबर को देखा, हुमायूं को देखा, अब अकबर की बात करेंगे। जो बाबर का शासनकाल था 1526 से 1530 था, फिर हुमायूं 1530 से 1540 तक रहा और फिर 1555 से 1556। उसके बाद अकबर की बात करेंगे तो अकबर का जो शासनकाल है 1556 से 1605 तक का है। ठीक है, तो अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अकबर का जो जन्म है वो 1542 में हुआ था अमरकोट पाकिस्तान में। अकबर का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1542 में। कब हुआ था? 1542 में हुआ था अमरकोट पाकिस्तान, राणा बीरसाल के महल में। राणा बीरसाल के महल में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फतेहपुर सिकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बुलंद दरवाज़ा। फतेहपुर सिकरी में प्रवेश के लिए जो बनाया गया दरवाज़ा था उसका क्या नाम था? बुलंद दरवाज़ा, जो अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकबर ने भू राजस्व के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? अकबर ने भू राजस्व के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो दहसाला पद्धति। कौन सी पद्धति? दहसाला पद्धति। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तो हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध
में किसकी जीत हुई थी? जो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था वो 1556 में हेमू और अकबर के जो अकबर मतलब मानते हैं हम लोग अकबर ही, लेकिन अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है, जिसमें अकबर विजय हुआ और हेमू की हार हो गई थी ना। जरी कलम की उपाधि से किसे नवाजा गया था? जरी कलम की उपाधि से किसे नवाजा गया है? तो मोहम्मद हुसैन को। जरी कलम की उपाधि से किसे नवाजा गया है? तो मोहम्मद हुसैन को नवाजा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बुलंद दरवाजे किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो बुलंद दरवाजे जो है किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं कि ये अकबर के द्वारा जो गुजरात विजय हुई थी ना, उसके उपलक्ष्य में बनाया गया था। गुजरात जब अकबर ने जीता था गुजरात को, उसी के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी में जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अकबर ने श्री कलम की उपाधि किसे दी थी? ठीक है, अकबर ने श्री कलम की उपाधि किसे दी थी? तो अब्दुल समद को। अब्दुल समद को ना, श्री कलम की उपाधि किसे दी थी? अब्दुल समद को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा आज का। तो गुजरात विजय के दौरान अकबर किन विदेशियों से मिला था? जब अकबर गुजरात विजय पर गया था उसी दौरान अकबर किस विदेशी से मिला था? तो वो पुर्तगाली से मिला था। किस विदेशी से? पुर्तगाली से मिला था। देखिए अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी तथा अकबरनामा किसने लिखा ना? आईने अकबरी तथा अकबरनामा किसने, इसकी रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर अबू फजल ने किया था। किसने किया था? अबू फजल ने किया था आईने अकबरी की रचना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के मकबरे का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? अकबर के मकबरे का जो निर्माण है वो किस स्थान पर किया गया था? किया गया तो जहांगीर, देखिए यहाँ पर लिखा है कि जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया था। कहाँ बनवाया था? सिकंदरा में। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 में। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। तो अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से शुरू होता है और 1605 तक अकबर का शासनकाल था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकबर के समकालीन कौन से सूफी संत थे? तो शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। अकबर के जो समकालीन थे शेख सलीम चिश्ती थे ना, इसी के आशीर्वाद से सलीम जहांगीर पैदा हुआ था जिसका नाम सलीम रखा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? तो ये था महेश दास, जिसे बाद में बिरबल नाम दिया गया ना। महेश दास जिसका नाम बाद में बिरबल दिया गया। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने का वाला प्रथम हिंदू कौन था? तो ये था बिरबल, ठीक है। चलिए बिरबल। अगला क्वेश्चन हमारा आज का है कि अकबर ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किस नाम से करवाया? जो पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है पंचतंत्र। तो उसका जो फारसी अनुवाद जो है अकबर ने किससे करवाया था? अनवर ए सुहेली से करवाया था। किससे करवाया था? अनवर ए सुहेली। किसके संरक्षण में अकबर, यहाँ देखिए कुछ एरर है, अकबर होना चाहिए। अकबर ने 1560 तक शासन किया था, तो ये बैरम खां के संरक्षण में किया था। अकबर का जो संरक्षक था वो कौन था? बैरम खां था। कौन था? बैरम खां जो अकबर का संरक्षक था। चलिए अगला है 10 साला व्यवस्था को लागू करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? ठीक है, 10 साला व्यवस्था को लागू करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? तो ककोरी मतलब जिला अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीने इलाही, या इसी को कहते हैं तौहीदे इलाही। दीने इलाही या फिर इसको क्या कहते हैं?
तौईद इलाही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था। महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था, तो सही आंसर इसका होगा मेवाड़। महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था, तो ये था मेवाड़ का राजा। कहाँ का, मेवाड़ का। अगला है कि मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया। मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया, तो ये अकबर ने लागू किया था। मनसबदारी जो प्रथा है किसने लागू किया, अकबर ने लागू किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं ना। अकबर ने सबसे पहले समुद्र कहाँ देखा था ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अकबर ने सबसे पहले समुद्र कहाँ देखा था, तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जब 1560 में अकबर ने गुजरात विजय के लिए अभियान शुरू किया था, उसी समय अकबर ने समुद्र देखा था। ठीक है, पहली बार समुद्र कहाँ देखा था, वो गुजरात विजय के दौरान देखा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे, तो बीरबल, मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास और मुल्ला दो प्याचा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से कौन कौन प्रसिद्ध थे, तो थे बीरबल, मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल फजल, तानसेन, भगवान दास और मुल्ला दो प्याचा। तो ये अकबर के दरबार के नवरत्न थे। ठीक है, चलिए पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सुहैली ना किसने लिखी, अनवर ए सुहैली, तो ये जो है अबुल फजल ने लिखी थी, अनवर ए सुहैली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की थी। अकबर ने आगरा के पास किस नगर की स्थापना की थी, तो ये था फतेहपुर सिकरी। किस नगर की स्थापना की थी, फतेहपुर सिकरी नगर की। ठीक है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में धार्मिक परिचर्चाओं के लिए क्या बनवाया था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में धार्मिक परिचर्चाओं के लिए क्या बनवाया था, तो इबादत खाना। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में धार्मिक परिचर्चाओं के लिए क्या बनवाया था, तो इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था ना, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध जो है वो 1576 में अकबर का सेनापति जो था राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप। तो हम लोग जानते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो है वो युद्ध लड़ा गया था, जिसका नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। तो बीरबल की मृत्यु कैसे हुई, अगला क्वेश्चन है कि बीरबल की मृत्यु कैसे हुई, तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने में बीरबल की मृत्यु हो गई। ठीक है, अकबर ने कौन सा कर को समाप्त कर दिया था, अकबर ने कौन से कर को समाप्त कर दिया था, तो आंसर होगा जजिया कर। अकबर ने जजिया कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था। जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था और किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो सही आंसर इसका होगा कि 1556 में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को हरा दिया था। अकबर की ओर से जो है अकबर का संरक्षक बैरम खां इस युद्ध में शामिल हुआ था। चलिए अगला है बीरबल के अलावे किस दरबारी ने दीन इलाही स्वीकार की थी। बीरबल के अलावे किस दरबारी ने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था, तो ये था फैजी। कौन था, फैजी। चलिए सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था, तो ये युद्ध लड़ा था पानीपत का दूसरा युद्ध जो था 1556 में। जब ये बैठा उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद अकबर ने ये युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध जो अकबर और
हेमू के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि महाभारत का फारसी में रजमनामा नाम से किसने अनुवाद किया था। महाभारत का फारसी में रजमनामा के नाम से किसने अनुवाद किया था। तो इसका सही आंसर होगा बदायूनी, नकीब खान ने बदायूनी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया था। अकबर ने महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वो किस नाम से करवाया था। तो इसका नाम था रजमनामा। किस नाम से करवाया था, तो रजमनामा। तो अकबर यहीं तक था, फिर हम लोग अभी आगे जहांगीर के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब जहांगीर से संबंधित कुछ प्रश्न हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जहांगीर, 75 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था। तो जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था, तो नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था, नूरजहां। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाई थी। ठीक है, जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। चलिए, भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित की थी। भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित की थी। तो 1613 में सूरत में। ठीक है, 1613 में कहाँ स्थापित की थी, सूरत में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चलिए, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई। तो सर थॉमस रो के नेतृत्व में। मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई। तो सर थॉमस रो के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए। किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए। तो ये नाम था निसार। क्या नाम था, निसार। निसार नाम के नाम से, ठीक है, निसार नाम के नाम से जहांगीर ने एक सिक्का जारी करवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए जहांगीर ने अपने महल के बाहर, ठीक है, एक सोने की जंजीर बनाई थी। क्या बनवाई थी, सोने की जंजीर। ठीक है, तो सोने की जंजीर किसने बनवाई थी। तो ये जहांगीर ने। किसने बनवाया था, जहांगीर ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जहांगीर की बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। मेहरुन्निसा। ठीक है, मेहरुन्निसा। बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम जो है वो मेहरुन्निसा है। ठीक है, नूरजहां जो है ना, जहांगीर के द्वारा दिया गया उपाधि है वो नूरजहां। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी। तो ये 1627 में। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी, 1627 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ बनाया गया। जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ बनाया गया है। तो आंसर होगा लाहौर के निकट शहादरा में। लाहौर के निकट शहादरा में जहांगीर का मकबरा जो है वो बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। क्या नाम था, सलीम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया। राजगद्दी पर जब जहांगीर बैठा उसके बाद किसने विद्रोह कर दिया। तो जहांगीर का पुत्र था खुसरो। उन्होंने जहांगीर के प्रति विद्रोह कर दिया था। जब जहांगीर राजगद्दी पर बैठा तो उसका पुत्र क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, किसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी।
किसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी? तो इसका सही आंसर नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम। नूरजहाँ की माँ का नाम क्या था? अस्मत बेगम। तो इत्र का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? अस्मत बेगम को जाता है। अस्मत बेगम को जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को शहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी पर चढ़वा दिया? तो 5वें गुरु अर्जुन देव को ना जहांगीर ने किसे मरवाया था? तो सिख धर्म के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उसे फांसी पर चढ़वा दिया था। ठीक है, अगला है जहांगीर के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना किसने की थी? तो आगा रजा ने की थी। किसने की थी? जहांगीर के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रकला की स्थापना किसने की थी? आगा रजा ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे? ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे? तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आए थे। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में सबसे पहली बार अंग्रेज आए थे। ठीक है, जहांगीर किसे न्याय का प्रतीक मानता था? तो ये सोने की जंजीर को न्याय का प्रतीक मानता था ना। जहांगीर न्याय का प्रतीक किसे मानता था? तो सोने की जंजीर को न्याय का प्रतीक मानता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध जंजीर ने किसे सैन्य अभियान का जिम्मा सौंपा था? तो ये है शहजादा खुर्रम को ना, जिसका नाम था शाहजहाँ। खुर्रम था उसका बचपन का नाम। ठीक है, तो जहांगीर का जो पुत्र था वो शाहजहाँ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया, 91। अब जो है ना शाहजहाँ से संबंधित हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने बाबर के बारे में देखा, हुमायूं के बारे में देखा, अकबर के बारे में देखा, जहांगीर के बारे में देखा, और अगली बात करेंगे हम लोग शाहजहाँ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शाहजहाँ की बात करेंगे। तो 1627 से 1658, 1627 से 1658 ये शाहजहाँ का शासनकाल था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला यहाँ 91 नंबर क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? मयूर सिंहासन को बनाने वाले जो कलाकार था उसका क्या नाम था? तो बादल खां था। क्या नाम था? बादल खां ना। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था? बादल खां। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शाहजहाँ के समय कौन सी जगह मुगल के हाथों से निकल गई थी? शाहजहाँ के समय कौन सी जगह जो है ना वो मुगल के हाथों से निकल गई थी? वो कांधार था। कौन सा जगह था? कांधार। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहाँ ने। किसने बनवाया था? शाहजहाँ। मयूर सिंहासन जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? वो शाहजहाँ के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि शाहजहाँ को किसने कैद किया था? वो औरंगजेब ने। शाहजहाँ को किसने कैद किया था? औरंगजेब ने कैद किया था। शाहजहाँ को किसने कैद किया था? औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि शाहजहाँ ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? शाहजहाँ ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? तो शाहजहानाबाद। ये पुरानी दिल्ली के पास एक जगह है शाहजहानाबाद, यहीं। ठीक है, आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? तो शाहजहानाबाद। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है शाहजहाँ को गिरफ्तार कर कहाँ कैद किया गया था? तो ये आगरा के किला में ना। शाहजहाँ को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? आगरा के किले में रखा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं
शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? तो कविंद्र आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? तो कविंद्र आचार्य और सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। ठीक है, अगला है शाहजहां की माता का क्या नाम था? शाहजहां की माता का क्या नाम था? तो जोधाबाई नाम था। क्या नाम था? जोधाबाई। शाहजहां की माता का नाम जोधाबाई था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, शाहजहां की मृत्यु कैसे हुई? शाहजहां की मृत्यु कैसे हुई? तो शाहजहां की जो मृत्यु है ये 8 वर्ष कैद में रहने के बाद हो गई। शाहजहां को कैद में रखा गया था आगरा के किले में, ठीक है, और 8 वर्ष कैद रखने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है शाहजहां की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? तो 1632 में। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। तो ताजमहल का जो निर्माण कार्य है वो कब शुरू किया गया था? 1632 में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर के छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? तो नूरजहां के जो पहले पति से उत्पन्न पुत्री थी उससे हुई थी। ठीक है, नूरजहां के पहले पति जो थे उससे उत्पन्न पुत्री ना, नूरजहां का नाम मेहरुनिसा था ना, वो पहले से शादीशुदा थी। उसके जो पति थे उसकी मृत्यु के बाद जहांगीर ने उसको कहाँ देखा था? तो वो देखा था मीना बाज़ार में, और उसी समय देखते ही इतना ज़्यादा आकर्षण हुआ कि दोनों ने शादी कर ली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया गया है? सर-ए-अकबर के नाम से। किस नाम से? उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद है किस नाम से करवाया गया है? सर-ए-अकबर के नाम से करवाया गया है। ठीक है, अगला है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ का मकबरा कहाँ बनवाया था? तो आगरा में। ठीक है, जिसको ताजमहल हम लोग कहते हैं। तो मुमताज़ महल की याद में अकबर ने कौन सा महल बनाया? ताजमहल बनाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग दौड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धर्मट का युद्ध किसके बीच हुआ था? जो धर्मट का युद्ध था वो किसके किसके बीच हुआ था? तो दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था। दारा सिको और औरंगजेब के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? धर्मट का युद्ध हुआ था। अगला है, लाल किला और किलाए मुबारक का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में जो बना हुआ है लाल किला और किलाए मुबारक का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम ना, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शाह बुलंद इकबाल के नाम से कौन मशहूर है? शाह बुलंद इकबाल के नाम से कौन मशहूर है? तो यह है दारा सिको ना। शाह बुलंद इकबाल के नाम से कौन मशहूर है? तो दारा सिको मशहूर है। ठीक है, कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी? कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी? तो रस गंगाधर तथा गंगा लहरी की रचना की थी। रस गंगाधर तथा गंगा लहरी की रचना किसने की थी? कवि जगन्नाथ पंडित। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? तो अंजुमंद बानो। किस नाम से? अंजुमंद बानो, जिसको बाद में मुमताज महल कहा गया। तो शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी? तो आसफ खां की सहायता से। किसकी सहायता से? आसफ खां की
सहायता से। आसफ खां जो था ना, वो नूरजहां का भाई था। किसका भाई था? नूरजहां का भाई। और नूरजहां की जो बेटी थी उसका नाम था लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? तो ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? तो ताजमहल के निर्माण में जो लगा था समय, वो 20 वर्ष था। कितना वर्ष? 20 वर्ष। ताजमहल के निर्माण में जो समय लगा था वो 20 वर्ष का समय था। किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था? किसने उपनिषदों का निर्माण फारसी में करवाया था? तो उसका नाम था दारा शिकोह। क्या नाम था? दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? आगरा में जो है मोती मस्जिद, उसमें उसको किसने बनवाया? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। आगरा में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ना। और एक लाल किला के अंदर भी मोती मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। कौन करवाया था? औरंगजेब। जो लाल किला के अंदर मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब, और आगरा के पास जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलिए अगला, ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? ताजमहल का जो डिज़ाइन तैयार किया था वो कौन था? तो ये उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी ये दोनों थे। ठीक है। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का क्या नाम था? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि शाहजहां के समय आने वाला जो फ्रांसीसी है उसका क्या नाम था? तो फ्रांसिस वर्नियर और टर्वनियर ना, टेवनियर। तो वर्नियर और ट्रेवनियर जो है ये दोनों फ्रांस का रहने वाला यात्री था। जो फ्रांसीसी वर्नियर था वो पेशे से चिकित्सक था, और टेवनियर जो था वो क्या था? जौहरी था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ताजमहल बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? जो ताजमहल जो बना है संगमरमर पत्थर से, वो पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो मकराना राजस्थान से ना, जयपुर के पास है, वहीं से संगमरमर पत्थर लाया गया था और ताजमहल बनवाया गया था। ठीक है। अगला है शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? तो शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? मुमताज़, जिसको अंजुमन बानो भी कहते थे। क्या कहते थे? अंजुमन बानो, जिसका नाम था मुमताज़। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, मुमताज़ महल के मकबरे का क्या नाम था? ठीक है, जो मुमताज़ महल का जो मकबरा है जिसको शाहजहां ने बड़ा शौक से बनवाया उसका नाम है ताजमहल ना। क्या नाम है? ताजमहल। चलिए अगले अब हम लोग बात करते हैं, औरंगजेब की बात करेंगे। ठीक है, और औरंगजेब का जो शासन काल था वो था 58 से 1707, 1658 से 1707 किसका शासन काल है? ये औरंगजेब का शासन काल है। तो अगला क्वेश्चन है कि चलिए बात करते हैं औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। पहले मृत्यु की ही बात कर लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो ये हुई थी 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब किस धर्म को मानता था? तो ये सुन्नी ना, मुस्लिम धर्म में ये सुन्नी, शिया और सुन्नी है। तो इसलिए औरंगजेब जो था वो सुन्नी को मानता था। किस धर्म को मानता था? वो सुन्नी धर्म को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये औरंगाबाद में करवाया था। कहाँ करवाया था? औरंगाबाद। बादशाह बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? ये क्वेश्चन है कि बादशाह बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? तो आंसर सीधे होगा कि दक्कन का गवर्नर था।
कहाँ का? दक्कन का गवर्नर था ना। बादशाह बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? तो ये दक्कन का गवर्नर था। कहाँ का? दक्कन का। चलिए, औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया, कहाँ दफनाया गया था? तो उत्तर है कि दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के आहते में, ठीक है। दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन के कब्र के आहते में, ठीक है। मीर मोहम्मद हाकिम कौन था? मीर मोहम्मद हाकिम कौन था? तो ये औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हाकिम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला, औरंगजेब ने राज्य की गैर मुस्लिमों जनता पर कौन सा कर लगाया था? तो ये था जजिया कर। कौन सा कर? जजिया कर। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब किस नाम से सिंहासन पर बैठा था? तो औरंगजेब का जो नाम था वो आलमगीर था, ठीक है। औरंगजेब आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अकबर द्वारा शुरू किए गए किस उत्सव को समाप्त कर दिया? औरंगजेब ने अकबर द्वारा शुरू किए गए किस उत्सव को समाप्त कर दिया? तो नौरोज़ उत्सव और झरोखा दर्शन। नौरोज़ उत्सव और झरोखा दर्शन को कौन समाप्त कर दिया? तो ये औरंगजेब ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। औरंगजेब ने किसकी सलाह से इस्लामी ढंग से शासन किया था? तो उलेमा। किसकी सलाह से? उलेमा की सलाह से। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? अगला क्वेश्चन क्या, औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? तो उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर किसका जन्म हुआ था? औरंगजेब का जन्म हुआ था। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। औरंगजेब के समय कौन से विद्रोह हुए थे? औरंगजेब के समय कौन कौन से विद्रोह हुए थे? तो ये है जाट विद्रोह, सनातनी विद्रोह, राजपूत विद्रोह और सिख विद्रोह। ये सारे विद्रोह औरंगजेब के समय में हुए थे। औरंगजेब ने कितनी बार अपना राज्याभिषेक करवाया है ना? औरंगजेब ने कितनी बार अपना राज्याभिषेक करवाया है? तो ये 2 बार। 2 बार औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया है, ठीक है। अगला, ताजमहल की प्रकृति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बीबी का मकबरा है ना, जिसको द्वितीय ताजमहल कहते हैं ना। तो आगरा में बना हुआ था बीबी का मकबरा, ये औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त कर दिया? राहदारी और पानदारी कर को समाप्त कर दिया। गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन से कर को समाप्त कर दिया? तो ये राहदारी और पानदारी दोनों कर को क्या कर दिया? ये समाप्त कर दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। अपने व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से। अपने व्यक्तिगत चरित्र गुणों के कारण औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है ना। हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाई? हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाई? तो औरंगजेब ने। हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगवा दिया? औरंगजेब ने रोक लगा दी, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया था? तो बीजापुर और गोलकुंडा। दक्षिण भारत का ये राज्य है बीजापुर, कर्नाटक में, गोलकुंडा भी। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन 2 राज्यों को विभाजित किया था? तो गोलकुंडा और बीजापुर को, ठीक है। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था? औरंगजेब जो है वो गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो दक्कन का गवर्नर था। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, अगला है, किस शासक के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हुई थी? तो औरंगजेब के समय में मुगल की सीमाएं बहुत अधिक विस्तृत हुई थी। किस शासक
शासक ने अपने पिता को कैद में मार डाला था? तो औरंगजेब ने अपने पिता को कैद में ही मार डाला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो ये औरंगजेब का हुआ था। इस तरह से बस मुगल वंश में इतना ही। ठीक है, इससे मुगल वंश में ये सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ठीक है।